वर्ग दसम के विद्यार्थियों, जैसा कि आप पूर्व से जानते हैं और अक्सर मैं इस बात की चर्चा भी करते रहा हूँ कि आपके हिंदी का प्रश्न पत्र जो होगा वह 4 खंडों में विभक्त होगा, जिसमें पहला खंड अपठित का होता है, दूसरा व्याकरण से संबंधित होगा, तीसरा पाठ्य पुस्तक क्षितिज और कृतिका जो आपने पढ़ी है, और चौथा खंड जो होगा वो लेखन से संबंधित होगा। अपने इस विजुअल में मैं व्याकरण खंड की विशेष तौर पर चर्चा करूंगा, व्याकरण के सिलेबस के संबंध में। हालांकि सिलेबस से संबंधित एक विजुअल विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड है, जिसमें हमने विस्तार से आपके पाठ्यक्रम तालिका के संबंध में तथा प्रश्न पत्र के संबंध में भी बताया था। जहाँ तक व्याकरण खंड का सवाल है, तो व्याकरण में आपको जो वर्ग दसम के सिलेबस में शामिल है, तो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला है पद परिचय। तो आपको पद परिचय पढ़ने के लिए वर्ग नवम में मिला होगा, वर्ग नवम में भी आपने पद परिचय पढ़ा होगा। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के वाक्य के भेद में आपको जानने होंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के संबंध में। और 3 नंबर पे आता है वाच्य। तो वाच्य के भी 3 भेद होते हैं। इसमें आपको जानना होगा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के संबंध में। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और वाच्य से थोड़ा बहुत परिचय आप लोगों का वर्ग 8 में ही हो गया होगा, यानी वर्ग 8 में आपने इसके संबंध में जाना होगा। लेकिन वही चीज़ आपको फिर वर्ग 10 में पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारा क्लास बढ़ता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, तो पढ़ना तो वही कुछ रहता है जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उसमें कुछ नए आयाम जुड़ जाते हैं, कुछ नई बातें जुड़ जाती हैं। तो इसमें हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद तथा वाच्य में कुछ और बातें जानेंगे। और एक चौथा जो बिल्कुल नई आप लोगों के लिए है, वो है रस। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको मुख्य रूप से जाकर में पढ़ती हैं वर्ग दसम के लिए। पद परिचय, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य और रस। अपने इस विजुअल में मैं आप लोगों को पद परिचय के संबंध में बताऊंगा। और यह विषय जो है यानी पद परिचय वर्ग दसम के छात्रों के लिए उपयोगी तो है ही, वर्ग नवम के छात्रों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। वर्ग नवम के सिलेबस में भी पद परिचय शामिल है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इससे पहले कि हम पद परिचय के संबंध में बताना शुरू करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वस्तुतः पद परिचय है क्या, आखिर पद परिचय कहते किसे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, परिचय शब्द से आपका परिचय बहुत पहले से होगा। यानी परिचय हम किसको कहते हैं, परिचय क्या है, इसमें हम क्या बोलते हैं, हमको क्या कहना होता है। यदि हमसे कोई हमारा परिचय पूछता है तो हम क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहेंगे, हम क्या क्या हमको कहना चाहिए, इसके संबंध में आप जानते होंगे और बखूबी जानते होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो परिचय में हम क्या बताते हैं, परिचय में हम अपना नाम बताते हैं, अपने पिताजी का नाम बताते हैं, अपनी माताजी का नाम बताएंगे, अपना गांव घर मोहल्ला बताएंगे। कहीं दूसरे जगह गए हैं तो राज्य का नाम बताते हैं, कहीं किसी दूसरे देश में है तो अपने देश का नाम भी रखते हैं, अपनी शिक्षा दीक्षा के संबंध में बताते हैं। शादी विवाह के लिए एक नया प्रचलन शुरू हुआ है बायोडाटा का, तो उसमें तो लंबाई वगैरह तक अंकित रहती है, रंग वगैरह बताया जाता है। और अपना परिचय तो दूर आम बात है, खानदान के लोगों तक का परिचय रहता है। ठीक है, अब यदि हमको पद का परिचय देना होगा तो हम कैसे दें। तो पद सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि पद परिचय यदि हमको देना है, पद परिचय करना है, तो हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि पद होता क्या है, पद हम कहते किसे हैं। तो व्याकरण में पद की जो परिभाषा दी गई है वो ये है कि जब हम किसी शब्द का प्रयोग
वाक्य में या वाक्य खंड में कर देते हैं तो वही शब्द पद कहा जाता है, यानी शब्द ही पद बन जाते हैं। दूसरी परिभाषा बताई जाती है कि जब शब्दों के साथ परसर्ग का प्रयोग किया जाने लगे तो वो शब्द पद कहलाने लगते हैं। अब फिर एक नया शब्द यहाँ हमको मिल गया परसर्ग। परसर्ग क्या है? तो आपने कारक पढ़ा, कारक के संबंध में आप जानते होंगे कारक के 8 भेद होते हैं और हर कारक के लिए अपना कोई ना कोई चिन्ह है, हालांकि बहुत सही नहीं मानेंगे, विभक्ति कहा जाता है। ने, को, में, से इत्यादि आपने पढ़ा है, जो आपने याद किया होगा ऐसे करके कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान का के लिए ऐसे करके, तो यही ने, को, से, में के लिए जो है इन्हीं को परसर्ग कहा जाता है। लेकिन ये परसर्ग कब बनते हैं? ये परसर्ग तब बनते हैं जब इनके साथ किसी शब्द का प्रयोग होता है, और शब्द पद तब बनते हैं जब शब्दों के साथ कोई परसर्ग आता है। अब एक चीज़ यहाँ और हमको समझनी होगी कि परसर्ग कहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, कहीं दिख जाता है कहीं नहीं दिखता है। जैसे आप अभी बोर्ड पे एक शब्द लिखा है हमने विद्यालय, ठीक है, अब कहिएगा, आप पूछिएगा कि इसमें कहाँ कारक का चिन्ह है, तो इसमें नहीं दिख रहा है कारक का चिन्ह, इसमें विभक्ति नहीं दिख रही है या परसर्ग नहीं दिख रहा है। और इसके नीचे आइए, विद्या का आलय, विद्यालय उसी को न कहेंगे, विद्या का आलय, विद्यालय, हिम का आलय, हिमालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ इसमें का मिल गया और ये का जो मिला यही परसर्ग है। अब इस का के मिलने से ये विद्या का और आलय तीनों पद, अब ये शब्द नहीं है, ठीक है। इसमें भी बीच में का, यही का छिपा हुआ है, तो यानी विद्यालय में क्या है? विद्यालय एक पद है। समास से आपका परिचय होगा, समास आपका, तो ये एक सामासिक शब्द है और तत्पुरुष समास है, खैर वो दूसरा मैटर है, ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। तो अब ये शब्द क्या हो गया? पद हो गया। और जैसे ही हम शब्दों का प्रयोग वाक्य में या वाक्य खंड में करने लगते हैं वैसे ही उसका परिचय मिलने लगता है। सड़क पर घूमता हुआ कोई लड़का ऐसे ही किसी को दिखे और रोज दिखे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका परिचय क्या होगा? हम यही कहेंगे कि लड़का है, और हो सकता है कि कोई उसको कह दे कि आवारा है, घूमते रहता है, ठीक है। लेकिन यदि वही लड़का जिले के कलेक्टर साहब की उंगली थाम करके घूमता हुआ कल दिख जाए, तब हम कहेंगे कि नहीं, ये छपरा के कलेक्टर का लड़का है, अब उसका परिचय बदल गया। तो जैसे ही हम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करेंगे ना, वैसे ही शब्दों में और परिचय जुड़ने लगते हैं, मिलने लगते हैं, या उनके परिचय बदलने लगते हैं। आइए बताते हैं कैसे। अब बोर्ड पर लिखे इन वाक्यों को देखें, बहुत साधारण वाक्य हमने लिखे हैं। जैसे राम घर जाता है, आप कहाँ गए थे? मोहन 4 दिनों से बीमार है, सभी लोग चले गए थे। अब इन वाक्यों में, जो वाक्य हमको दिख रहे हैं, इन वाक्यों में जितने शब्दों का प्रयोग किया गया है, देखिए वाक्य जब बनेगा तो शब्दों का प्रयोग करके ही बनेगा, शब्द जब बनेगा तो वर्ण या अक्षर को मिला करके बनेगा। तो इसके लिए हम सामग्री ऊपर कहीं मंगल ग्रह से जाकर के नहीं लाते हैं। हमारे पास जो है हिंदी में, हम जिन शब्दों का, जिन अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके सहारे हम हिंदी पढ़ते हैं, हमारे पास वही मटेरियल है, हमारे पास वही सामग्री है। अब उसी में हमको पढ़ना है, उसी में हमको खोजना है, उसी में हमको नई नई बातें जाननी है। तो अब इन वाक्यों में जितने शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? और शब्द नहीं कहलाएंगे, ये सारे के सारे शब्द पद कहलाएंगे। और जहाँ तक परिचय देने की बात है या परीक्षा में प्रश्न पूछने की बात है, तो आपसे पूछा जाता है, प्रश्न के ऊपर लिखा रहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के परिचय दें। तो इसमें अब थोड़ा सा अपने प्रश्न के संबंध में जान लीजिए। किसी एक शब्द को यानी किसी एक पद को ऐसे रेखांकित किया जाएगा, मान लीजिए इसमें घर को रेखांकित किया गया, इसमें थे को रेखांकित किया गया है, इसमें मोहन को रेखांकित किया गया है, इसमें चौधरी को रेखांकित किया गया है। अब जिन पदों को रेखांकित कर दिया गया, इन्हीं का परिचय आपको बताना है, इन्हीं का परिचय आपको देना है। ठीक वैसे ही
जैसे 10 लोगों की भीड़ है और हम किसी से पूछते हैं कि पीला कमीज जो पहना है वो कौन है, तो हम बताने वाला हमको 10 लोगों का परिचय नहीं बताता है। जिसके संबंध में हमने कहा कि वो पीला कमीज वाला व्यक्ति कौन है, उसी के संबंध में बताया जाता है। ठीक है, सबका बायोडाटा हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो वैसे ही आपको प्रश्न का प्रारूप समझना होगा अपनी परीक्षा में, और परीक्षा में प्रश्न आपसे जो पूछ रहा है, जो आपसे पूछा जाता है उसी का उत्तर देना होता है। जो आपसे नहीं पूछा गया है उसके संबंध में चर्चा आप नहीं करेंगे। आपके लिए नुकसानदायक वो चीज हो चाहे नहीं हो, लेकिन फायदेमंद तो नहीं होगा, तय है। कॉपी चेक करने वाला यह सोच करके कि इस विद्यार्थी ने अधिक मेहनत कर दिया है, इस भावना के साथ आपको ज़्यादा नंबर नहीं देगा। और परीक्षा का एक एक मिनट कीमती होता है, इसलिए आपसे जितना पूछा जाए, जितना लिखने के लिए कहा जाए, जिस उत्तर की मांग की जाए वही लिखेंगे। तो यदि आपसे पूछा गया है कि इसमें घर का परिचय दीजिए तो आप घर का परिचय देंगे। इसमें यदि आपसे ठे का परिचय मांगा गया है तो आप ठे का परिचय देंगे। मोहन का परिचय मांगा गया है तो मोहन का परिचय देंगे। चले का परिचय मांगा गया है तो चले का परिचय देंगे। अब सवाल यह उठता है कि हम परिचय देंगे तो कैसे देंगे। व्यक्ति के तो संबंध में बता देंगे कि इसका यहाँ घर है, यहाँ से आया है, ये नौकरी करता है, इतना पढ़ा लिखा है, रंग आप देख ही रहे हैं, पिताजी इसके ये करते थे। लेकिन अब शब्दों का, पदों का परिचय कैसे देंगे। तो अभी हमने आपसे कहा कि हमारे पास जो भी सामग्री है, हम जो भी हिंदी में पढ़ते हैं, वही हमारा हथियार है और उसी से हम अपना युद्ध लड़ेंगे, उसी से अपनी लड़ाई करेंगे। ठीक है, उसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। तो पद परिचय में हिंदी के कौन कौन तत्व हमारे लिए सहायक साहित्य में परिचय देने के लिए, आइए अब इसके संबंध में जानते हैं। एक बार पुनः बोर्ड पर ध्यान से नजर डालिए। इस पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। अब चूंकि इनका हम लोग वाक्य खंड में नहीं किया, इसलिए हम इनको पद नहीं करके इसको हम शब्द कह रहे हैं। और हिंदी व्याकरण में इसको आपने पहले पढ़ा है, पहले जाना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष, डॉट डॉट देने का मतलब है कि आदि। बहुत सारा कुछ आपने व्याकरण में पढ़ा है और वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पहुंच गए। हर क्लास में आपको, हर कक्षा में व्याकरण पढ़ाया ही जाता है, आप पढ़ते ही हैं। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनके बारे में जानकारी होगी। आप जानते होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के लिए कौन कौन उदाहरण दिए जा सकते हैं, सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आएंगे, इनका पता आपको पहले से होगा। यदि कहीं कुछ भूल रहे हैं, कुछ नहीं याद है, तो इसकी व्यवस्था आपके घर में ही है। व्याकरण का कोई किताब उठाइए, किसी वर्ग का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, जो मिल जाता है, उसमें आपको आराम से ये सारी बातें मिल जाएंगी। आप आराम से इनका अध्ययन वहाँ कर सकते हैं। हम आपको अध्ययन, स्व अध्ययन करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि हमने पहले आपको बताया है कि आपकी सिलेबस में शामिल क्या है। आपकी सिलेबस में जो है उससे ये अलग चीज है, लेकिन इसकी जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है। तो इसको पढ़ लेना होगा, इसको जान लेना होगा, इनके बारे में जानकारी रखनी जरूरी है। अब जो वाक्य हमने लिखा था, जैसे पहले वाक्य को ले लीजिए, राम घर जाता है। यदि इसमें हमसे घर का परिचय पूछा गया है, घर का परिचय हमको बताना है, तो अब हम देखेंगे कि ये घर शब्द जो है या घर जो पद है, ये इनमें से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले घर आपको दिखता है कि संज्ञा है, संज्ञा है। इसके बाद आप जाइए संज्ञा के भेदों पर। तो घर को आप किस संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमने कहा कि आपको इसमें खोजना है कि इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन बातें इसमें आकर के सेट हो सकती हैं।
तो यदि हम वचन की बात करें तो एक वचन है, एक वचन लिख देंगे। यदि हम इसके लिंग की बात करें तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग लिख देंगे। ठीक है। इस वाक्य में राम घर जाता है, वाक्य में घर जो है वो कर्म है, तो कर्म लिख देंगे। इस तरीके से एक घर का परिचय जो है वह संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग और कर्म, 1 2 3 4 5 परिचय मिल गए इसके। ठीक है। तो ये 5 परिचय हमने दे दिया घर के लिए। वैसे ही यदि हमसे राम के संबंध में पूछा जाए, राम का परिचय दीजिए, तो हम लिखेंगे कि राम संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और इस वाक्य में राम जो है वो कर्ता है। ठीक है। एक कर्ता भी इसका परिचय हो जाएगा। तो यही हमने कहा है, बताया इसके पहले आपको, कि शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में करते हैं तब वो पद कहलाता है। यदि राम के बारे में हम लिखते हैं तो अलग कहीं हमको राम शब्द मिलता है तो हम राम के बारे में बता सकते हैं कि राम संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ये 4 चीज़ें बता सकते हैं उसके बारे में। लेकिन 5वां चीज़ जो हम करता है वह कर्ता तभी आएगा जब इस वाक्य में इसका प्रयोग होगा तब। इसमें जो एक चीज़ लिखा हुआ है कि ये घर जो है वो कर्म है, तो घर का परिचय हम कर्म तभी दे सकते हैं जब ये वाक्य में रहेगा तब। ठीक है। तो ऐसे करके हम इन सारी चीज़ों के सहारे, इन सारी बातों के सहारे हम पद का परिचय देने का प्रयास करते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें यहीं पर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, किसी भी पद के संबंध में कम से कम आपको 3 परिचय देना होता है। कम से कम 3 परिचय जरूर दीजिए। ठीक है। 3 परिचय यदि आप देते हैं तो आप अपना 1 नंबर कन्फर्म करिए। पद परिचय से आपके प्रश्न पत्र में 4 अंकों के प्रश्न शामिल होंगे और 4 अंकों के प्रश्न में आपको 4 पदों के परिचय देने होंगे और 4 पदों के परिचय में हमने आपको कहा कि किसी एक पद के लिए कम से कम 3 परिचय जरूर दीजिएगा। अब जरूर का मतलब ये नहीं कि 3 आपको देना ही है। यदि आपके दिमाग में तीसरा परिचय नहीं मिल रहा है तो वहाँ बहुत देर तक रुक करके सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप 2 ही लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। हमने पहले इस बात का भी जिक्र किया है कि परीक्षा का 1-1 मिनट आपका कीमती है। ठीक है। तो आप प्रयास करेंगे कि कम से कम 3 परिचय दें। यदि 3 परिचय नहीं मिल पाता है, और मिलेगा कैसे नहीं, जब आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा तो जरूर मिलेगा। फिर भी यदि नहीं मिलता है तो 2 लिख करके आगे बढ़ जाइए। एक और तरीका होता है परीक्षा में प्रश्न पूछने का, तो उसको भी जान लीजिए। वो क्या है, जैसे पहले हमने कहा कि 4 वाक्य लिखे रहेंगे और 4 वाक्य में कोई एक एक शब्द को, एक पद को अंडरलाइन किया रहेगा, रेखांकित किया रहेगा, उसका परिचय आपको दे देना है। लेकिन कभी कभार क्या होगा कि आपको एक ही वाक्य मिला, ये इसकी भी संभावना बनती है कि आपके परीक्षा में एक वाक्य दिया गया है पद परिचय करने के लिए, तो और उसके सभी शब्दों को रेखांकित किया गया है। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि उसी एक वाक्य में जितने शब्द शामिल हैं सबका अलग अलग परिचय लिख देना होगा। और थोड़ा सा लिखावट का ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं कि एक पढ़ी चढ़ा करके लिख दिए। जैसे अब यहाँ राम का लिखना शुरू कर दिए, अब फिर यहाँ जाता का लिखना है तो ऊपर लिखना शुरू कर देंगे, है का लिखना है तो इधर से खींच करके कर देंगे, तो एग्जामिनर का दिमाग इधर उधर हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा किसको पहले पढ़ें किसको बाद में पढ़ें। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप वाक्य लिख लीजिए, बता देते हैं 1 मिनट और। जैसे आप देखिए ये वाक्य लिखा हुआ है, राम घर जाता है, ये वाक्य हो गया। इसके सभी शब्दों का, सभी पदों का परिचय यदि आपको देना है तो आप परीक्षा में जो लिखेंगे तो आप यहाँ आराम से नाम लिखिए, इसके आगे ये बनाइए, इसका जो परिचय लिखिए, यहाँ फिर घर लिखिए, फिर ये लिखिए, साथ साथ भूमि बना करके लिखिए, फिर जाता लिखिए, फिर इसका जो परिचय मिलता है वो लीजिए, फिर है लिखिए, फिर इसका जो परिचय मिलता है वो लीजिए। ठीक है। तो ऐसे करके आपकी कॉपी भी साफ सुथरी होनी चाहिए।
परीक्षा की बात है, और परीक्षा में जैसे एक एक मिनट कीमती होता है, वैसे आधा आधा नंबर भी बहुत महत्व रखता है। आधा नंबर आपका रिजल्ट बना सकता है, आधा नंबर आपका रिजल्ट बिगाड़ सकता है। अभी चुनाव हुआ है तो 13 वोट से हार गए, ठीक है। तो अंकों का हमारे जीवन में अपना महत्व है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो हमें परीक्षा में ध्यान ये रखना होगा कि हम अपना समय कैसे बचाएं और अधिक से अधिक अंक कैसे हासिल करें। आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का विजुअल यहीं समाप्त।